हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं केतु के बारे में, जो जन्म कुंडली के मुख्तलिफ घरों में होता है और ये कैसे अपने नतीजे जाहिर करता है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये कौन से मौके लाएगा और किन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो मैं बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बना रहा हूं, जिन्होंने मुझे लिखा कि केतु के 12 घरों में होने पर एक वीडियो बनाएं। पहले घर में केतु पहले घर के नतीजों को नकारने का काम करता है। अब पहला घर क्या है? पहला घर बहुत सारी चीजों की नुमाइंदगी करता है। पहला घर समाज में आपका रुतबा दिखाता है। ये आपकी नेकनामी या बदनामी दिखाता है। ये दिखाता है कि समाज आपको कैसे देखता है और आपकी सेहत कैसी है और आप अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये आपकी एनर्जी लेवल भी दिखाता है। साथ ही ये मेष राशि का घर भी है और इसलिए इसमें जोश और आगे बढ़ने का जज्बा भी शामिल है। तो पहले घर में केतु इस बात का मिलाजुला असर होगा कि आप अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पहले घर में केतु आपको अपने दिमाग को ज्यादा माली या दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करने देता। पहले घर में केतु का मतलब है कि आपके लिए ये जरूरी है कि आप देखें कि आप दूसरों के लिए कैसे नतीजे हासिल कर रहे हैं और अपने आप पर ध्यान देने की बजाय दूसरों पर ध्यान दें। और ये बहुत ही जरूरी बात है। अगर आप देखें कि केतु को कैसे ध्वज कहा गया है, इसे सिक्की कहा गया है, जिसका मतलब है कि ये वो जगह भी है जहां आप पहले ही ध्वज या फतह का निशान लगा चुके हैं। मतलब आप वहां पहले रह चुके हैं, वो कर चुके हैं, और इसलिए इस घर के नतीजे या इस जन्म के लिए इतना ज्यादा अपने लिए नहीं है जितना दूसरों के लिए है। तो केतु का पहले घर में होना क्या दर्शाता है? केतु का पहले घर में होना ये दर्शाता है कि आपको दूसरों के लिए काम करना है, आपको नम्रता या इंकिसार दिखाना है, ना कि अपनी नेकनामी के लिए खड़े होना है, ना कि समाज में अपने रुतबे के लिए खड़े होना है। आपको दूसरों की मदद करनी है कि वो समाज में अपनी जगह बना सके। आपको दूसरों को सपोर्ट करना है और उनका हौसला बढ़ाना है कि वो समाज में कुछ जगह बना सके। तो अगर आपके नीचे या आपके साथ कुछ लोग काम करते हैं तो आप उनकी मदद करेंगे ताकि वो अपने लिए एक जगह बना सके। अगर कोई है जो आपके लिए काम करता है और उसे अपने आप को स्थापित करने या पढ़ाई करने, डिग्री लेने, कोई हुनर सीखने और उसमें महारत हासिल करने में मदद चाहिए, तो उसकी मदद करें। तो ये है केतु का पहले घर में होना। आपको दूसरों के लिए ज्यादा काम करना है। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरों के लिए करें, और इसीलिए ये बहुत ही करामाती जगह भी है और बहुत ही मोक्ष दिलाने वाली भी है। ये बता रही है कि आपकी ये जिंदगी आपसे ज्यादा दूसरों के लिए है, और इसलिए लग्न में केतु एक बहुत ही खास जगह है। और आपको देखना होगा कि केतु लग्न में या पहले घर में कैसे नतीजे दिखा रहा है और आपके लिए कैसे काम कर रहा है। आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए नतीजों पर ध्यान देंगे, जितना ज्यादा आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं और आप कितने नम्र या मुतवाज़ी रहते हैं, उतना ही ये आपको मौके देगा। तब भी जब आपको लगे कि आपकी नेकनामी या समाज में आपका रुतबा बढ़ाने का कोई मौका नहीं है, केतु ऐसे मौके पैदा करेगा जिससे आप अपने लिए एक जगह बना पाएंगे और आप और बेहतर कर पाएंगे। तो पहले घर में केतु दूसरों के बारे में ज्यादा है, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीना है, और आप देखेंगे कि जल्द ही वो नतीजे आपको मिलने लगेंगे। दूसरे घर में केतु इस बारे में ज्यादा है कि आप अपनी कमाई और अपनी बचत पर कैसे ध्यान देंगे, फिर से अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। हालांकि केतु आपको अपने लिए कमाने के मौके भी देता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कमाई को कैसे देखते हैं और आप अपनी रोजी रोटी को कैसे देखते हैं, और आप कैसे देखते हैं कि आप मुश्किल वक्त के लिए अपने लिए बचत करते हैं या नहीं। तो इसलिए दूसरे घर में केतु का मतलब है कि अपने लिए कमाने पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। जब आप अपने लिए कमा रहे हो तो ये देखो कि आप अपने खानदान, खास करके अपने माँ बाप की कितनी मदद कर रहे हो, क्योंकि दूसरा घर वो घर है जहां आप पैदा हुए हो। तो ये आपके माँ बाप का घर है, उस खानदान का जिसमें आप पैदा हुए। तो ये आपके समुदाय की मदद करने के लिए भी है, आपके कबीले या बिरादरी की मदद करने के लिए भी है, और अपने कबीले की मदद उन उसूलों और कदरों पर चलकर करना है जिनके लिए आपका कबीला,
आपका समुदाय, आपका खानदान जाना जाता है और अपनी जरूरतों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जब भी आप अपने उसूलों या कदरों के बारे में सोचो तो उन उसूलों और कदरों की कीमत पर ना करो जिनके लिए खानदान जाना जाता है, और अपने पीछे एक विरासत छोड़ो या आगे बढ़ो और अगली नस्ल के लिए एक विरासत छोड़ो ताकि वो उन उसूलों और कदरों को आगे ले जा सकें और उन कदरों के साथ जिंदगी गुजार सकें। यहाँ आप कमाते हो मगर अपने लिए नहीं बल्कि अपने खानदान के लिए। और क्योंकि दूसरा घर रोजी रोटी का घर भी है, उनके अपने पेशे, उनके अपने धंधे में, तो दूसरों को रोजी कमाने में मदद करना, दूसरों को हुनरमंद बनने में मदद करना और उसके जरिए वो भी अपने खानदान की कमान संभाल सकें, क्योंकि दूसरा घर खाने का घर भी है। इसलिए दूसरों को खाना खिलाना या ऐसे काम में लगना जहां आप दूसरों को खाना खिलाते हो। और इसलिए दूसरे घर में केतु बहुत कामयाबी भी दिलाता है अगर आप खाने पीने के कारोबार में जाते हो, मगर इरादा मुनाफा कमाने का नहीं होना चाहिए। इरादा दूसरों की मदद करने और सहारा देने का होना चाहिए। मतलब आपका इरादा ये होना चाहिए कि किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। और तब केतु मौके पैदा करेगा और केतु जिंदगी में कम से कम एक बार उथल पुथल जरूर लाएगा। आपकी बचत और आपकी कमाई पर एक बड़ा सा बोझ पड़ेगा, मगर उस बोझ के बाद चाहे वो केतु की महादशा में आए या अंतरदशा में या किसी गोचर में, उस एक गिरावट या आपकी कमाई और बचत की सलाहियत में एक बड़ी तब्दीली के बाद आपके लिए दोबारा उठने का मौका आएगा। ये आपके लिए फीनिक्स की तरह राख से उठने जैसा है, क्योंकि केतु मूला नक्षत्र का मालिक भी है जो फीनिक्स की तरह राख से उठने को दिखाता है। तो ये बात दिमाग में रखो। दूसरों को कमाने में मदद करने पर ध्यान दो और तुम देखोगे कि केतु भी तुम्हारा साथ देगा। इस जगह पर किस चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि कोशिश करो कि अपने नाम पर बचत ना रखो। तो अगर पैसा बैंक में है तो कोशिश करो कि किसी और को भी संयुक्त रूप से रखो। कोशिश करो कि कोई पैसा अपने अकेले के नाम पर ना लगाओ, बल्कि किसी और को भी शामिल करो या किसी फाउंडेशन के नाम पर रखो जो आपके बाद दूसरों की मदद कर सके। ये केतु के दूसरे घर में होने की मजबूत जगह होगी। तीसरे घर में केतु तीसरे घर के तमाम पहलुओं के बारे में है। पहली बात, तीसरा घर संचार या कम्युनिकेशन के बारे में भी है, मार्केटिंग के बारे में है, अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने के बारे में है। तो तीसरे घर में केतु इस बारे में ज्यादा है कि आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, मगर अपने लिए नहीं बल्कि जिंदगी के किसी मकसद के लिए खड़े होने के लिए। तीसरा घर अपने दम पर किए जाने वाले उद्यम या सेल्फ एंटरप्राइज का घर भी है। मतलब आप कैसे अपनी कोशिश से, अपने उद्यम से किसी खास मैदान में कुछ कामयाबी हासिल करते हो जहां आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो जब आप जान जाते हो कि आपको जिंदगी में क्या करना है, तो तीसरा घर वहां कोशिश करने के बारे में है। मगर अगर आपकी कोशिशें दूसरों की मदद करने के बारे में है, एक ऐसे मकसद के बारे में है जो आपने अपने दिमाग में रखा है, जो समाज और दूसरों के लिए ज्यादा है और कुछ अपने लिए भी है, तो केतु आपका साथ देगा। केतु आपके लिए नतीजे पैदा करेगा और केतु आपकी मदद भी अलग अलग तरीकों से करेगा। जहां आप देखोगे कि तुम किसी दिशा में कोशिश कर रहे हो, मगर तुम्हारी ज्यादा कोशिश के बिना ही किसी और दिशा से तुम्हारी मदद आ जाएगी। वो मदद तुम्हारे पास आएगी बिना ये जाने कि वो मदद किस रास्ते से आ रही है, कौन सा सहारा आ रहा है। केतु वो नतीजा दिखाएगा और केतु वो सहारा देगा। इसका मतलब ये भी है कि लोगों से बात करते वक्त, खास करके सोशल मीडिया पर या ईमेल या वॉइसमेल या व्हाट्सएप या किसी और जरिए से या फोन पर भी ज्यादा नम्र या मुतवाजी रहना। ये ध्यान रखना कि कम से कम बोलो, अपने मकसद पर ज्यादा ध्यान दो और तुम उद्योग या जिंदगी के किसी और शोबे या समुदाय के लिए क्या करना चाहते हो, ये अपने बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी है। तब केतु तुम्हारे लिए मौके पैदा करेगा। केतु तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्ते जरूर बनाता है। तीसरे घर में केतु से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, ये भी है कि कभी न कभी जिंदगी में तुम्हारे सामने संचार से जुड़ी कोई चुनौती आएगी। संचार टूट सकता है, तुम गलत समझे जा सकते हो, तुम जिस तरह से अपनी मार्केटिंग करना चाहते हो, अपने आप को पेश करना चाहते हो और दूसरा फरीक तुम्हें किस तरह से ले रहा है, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो तुम्हें उसका ध्यान रखना है। अगर तुम कहीं अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगोगे
तो एक गिरावट जरूर आएगी जो केतु ला सकता है। अगर केतु को लगे कि तुम अपने मकसद से ज्यादा अपने लिए जोर लगा रहे हो तो ये बात दिमाग में रखो। मगर केतु एक ऐसा मौका भी पैदा करेगा जहां थोड़ी दूरी या संचार के जरिए, अपने उद्यम के जरिए तुम राख से उठोगे, जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे और फिर तुम्हारे लिए कोई पलट के नहीं देखेगा। तो ये है तीसरे घर में केतु की जगह। चौथे घर में केतु का मतलब है ध्यान और तवज्जो घरेलू जिंदगी पर और उस घर पर होना जो तुम बनाते हो तुम्हारे पक्के रिश्ते में आने पर। तो चौथा घर तुम्हारी घरेलू खुशी और तुम्हारे दिमागी सुकून के बारे में है। ये तुम्हारे माली फायदों का घर भी है। तुम्हारी तमाम माल और दौलत चौथे घर से दिखाई जाती है और चौथा घर माँ को भी दिखाता है। तो चौथे घर में केतु इस बारे में है कि तुम अपने खानदान का सहारा बनो और खानदान के लिए ज्यादा करो और उनसे कम उम्मीद रखो। तो जो भी घर तुम अपने जीवन साथी के साथ बनाते हो, तुम्हारी शादी और जो भी तुम्हारे साथ रहता है, अगर माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे बच्चे जो भी तुम्हारे साथ रहता है, उस खास खानदान के लिए तुम्हें जीना है और तुम्हें उनका सहारा बनना है और उनके लिए सब कुछ करना है और उनसे कम उम्मीद रखनी है। तो ये अच्छी जगह है जहां तुम दूसरों के लिए करते हो और अपनी मदद जितना हो सके उतना करते हो, बिना उनसे ज्यादा उम्मीद किए। और तुम देखोगे कि बदले में तुम्हें उनका प्यार, उनका सहारा, उनकी वफादारी मिलेगी। जिस वक्त तुम जोर लगाओगे राहु की तरह चौथे घर में, जहां तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीद करते हो और फिर तुम गिनती करते हो कि उन्होंने मुझसे कितना पाया और मैंने उनसे कितना पाया, तो ये नुकसान वाली जगह बन जाएगी जब केतु यहाँ बैठा है, क्योंकि तब केतु तुम्हारे खानदान में कोई गिरावट या उथल पुथल लाएगा। केतु अक्सर तुम्हारे करीबी खानदान को लेता है। चौथे घर में केतु कई बार ऐसा होता है कि जब तुम लंबे अरसे तक अपने खानदान के साथ पक्के रिश्ते में हो तो कभी कभी तुम्हें काम या किसी और वजह से अपने खानदान से दूर भी रहना पड़ता है। तो हाँ, एहतियात बरतने की जरूरत है। और जब तक तुम किसी बुलंद मकसद के लिए काम कर रहे हो, किसी मकसद के लिए खानदान को खुश रखते हुए और उनसे कम उम्मीद रखते हुए, ये तुम्हारे लिए अच्छी जगह है। केतु इस बात को भी दिखाता है कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो किसी को घर बनाने में मदद करने के मामले में। तो अगर किसी के पास घर नहीं है या उनका घर किसी आफत से तबाह हो गया है जैसे सुनामी, जलजला या आग, तो उनकी मदद करना, उनका सहारा बनना और उनका घर बनाना। उसके बाद ये भी केतु के चौथे घर में होने को दिखाता है। मगर केतु तुम्हें एक मौका भी देता है कि अगर तुम दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पाओगे कि केतु अचानक तुम्हें जायदाद में, जमीन जायदाद में, गाड़ियों के कारोबार में, घर की सजावट में और ऐसी ही चीजों में मुनाफा देगा। तो ज्यादा ध्यान चौथे घर पर होना चाहिए। हो सकता है केतु चौथे घर का कुछ जादू छीन ले, जैसे घरेलू खुशी और अपने खानदान से मिलने वाला दिमागी सुकून। मगर केतु उसकी भरपाई बहुत ज्यादा कर देगा बाद में जिंदगी में। अगर तुम उस दौर से गुजरे हो, अगर तुम निस्वार्थ रहे हो, तो चौथे घर में केतु से बेहतर नतीजे पाने के लिए ये बात दिमाग में रखो। पांचवां घर हम जानते हैं कि कई चीजों का घर है। तुम्हारी औलाद से लेकर तुम्हारी जोखिम उठाने की कुव्वत तक, शेयर बाजार में पैसा लगाने तक, रोमांस के घर तक, तालीम तक, पुराने श्लोक, पुराने मंत्र, पुरानी किताबें पढ़ने तक। तुम्हारी शुरुआती तालीम का घर भी ये ताकत और रुतबे का घर भी है, मगर ये 10वें घर से 8वां घर भी है। इसलिए ये तुम्हारे करियर के लिए उथल पुथल लाने वाला, रुकावट लाने वाला, बदलाव लाने वाला घर भी है। जब केतु 5वें घर में जाता है तो एक चीज ये पक्के तौर पर चाहता है कि तुम अपने फायदे के लिए ज्यादा जोखिम लेना बंद करो, ज्यादा लालची मत बनो। शेयर बाजार के मामले में, शेयरों के मामले में ज्यादा जोखिम मत लो। और अगर तुम जोखिम लेने वाले किसी उद्यम या कारोबार में पड़ते भी हो तो वो अपने से बड़े किसी मकसद के लिए होना चाहिए। वो दूसरों की खिदमत के लिए होना चाहिए, वो दूसरों की मदद के लिए भी होना चाहिए। 5वां घर बड़े इकट्ठा के सामने परफॉर्म करने का घर भी है। तो यहाँ केतु मदद कर सकता है, तुम्हें बहुत मेहनत करने पर मजबूर कर सकता है। अगर तुम कलाकार हो, अगर तुम गायक हो, तुम नर्तक हो, तुम संगीतकार हो या तुम अभिनेता हो, या जहां भी तुम लोगों के सामने पेश होने वाले कलाकार हो,
केतु तुम्हें शुरू में बहुत मेहनत करने पर मजबूर कर सकता है, इससे पहले कि तुम्हें वो कामयाबी मिले। मगर जब तुम उस मशक्कत के दौर में हो, तुम अपने उसूलों से समझौता मत करो। तुम उन कदरों से समझौता मत करो जो उस खास कला को दिखाती है। तो संगीत अपने कुछ उसूल और कदरें रखता है, नृत्य या कला का कोई भी रूप अपने कुछ उसूल और कदरें रखता है जिन पर तुम्हें चलना होता है। तो जब तक तुम ऐसा करते हो, तुम अपने गुरुओं का आदर करते हो, तुम कटिंग कॉर्नर नहीं करते, तुम डटे रहते हो, तुम मेहनत करते हो, जल्द ही वो कामयाबी तुम्हारे पास आती है। यही बात केतु के 5वें घर में होने पर औलाद से मिलने वाले नतीजों के बारे में भी है। 5वें घर में केतु औलाद के मामले में शुरू में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी तुम्हें अपनी औलाद पैदा करने में भी दिक्कत आ सकती है। और तो और शुरू की मशक्कतों, शुरू के मसलों के बावजूद तुम देख सकते हो कि अगर तुम औलाद के मामले में निस्वार्थ रहते हो, तुम उनसे क्या उम्मीद रखते हो, तुम उनके प्रति अपना फर्ज निभाते हो, तुम एक रहनुमा, एक सहारे के तौर पर उनके साथ बने रहते हो, तो तुम देखोगे कि जल्द ही, खास करके जिंदगी के आखिरी हिस्से में, औलाद से मिलने वाले नतीजे तुम्हारी जिंदगी के शुरुआती हिस्से से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। और फिर वो नतीजे अनजाने कोनों से भी आते हैं। खास करके जब जोखिम उठाने और सट्टेबाजी की बात आती है, तो तुम देखोगे कि अगर तुम अपने करियर के मामले में बहुत ज्यादा जोखिम लेते हो, तो केतु, ये जानते हुए कि तुम अपने लिए बहुत जोखिम ले रहे हो, तुम्हें वो चुनौतियां दे सकता है। तो तुम्हें 5वें घर में केतु की जगह के बारे में थोड़ा होशियार रहना है और अपने लिए जोखिम लेने से बचना है। मगर अगर तुम कोई जोखिम लेते भी हो, तो वो या तो उद्योग के लिए हो या उस कंपनी के लिए हो जहां तुम काम करते हो, या फिर दूसरों के लिए ज्यादा सहारा लाने के मामले में हो। ताकत के पीछे भागने के बजाय, दूसरों पर रुतबा हासिल करने के पीछे भागने के बजाय, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे ओहदे का वो रुतबा और ताकत उद्योग की कैसे मदद करती है और दूसरों की कैसे मदद करती है, ना कि तुम्हारी अपनी मदद करती है। और तब केतु तुम्हें वो मौका देगा। और खास करके कलाकारों के लिए मैंने देखा है कि जिंदगी में बाद में उन्हें बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है, उन्हें नाम और शोहरत मिलती है उनकी जिंदगी के शुरुआती हिस्से से ज्यादा। तो अगर तुम कलाकार हो और तुम्हारे 5वें घर में केतु है, तो तुम्हें बस डटे रहना है। तो ये है 5वें घर में केतु की जगह। 6ठा घर खिदमत या सर्विस का घर है। 6ठे घर को भृगु भाव भी कहा जाता है, कुंडली के सबसे अहम घरों में से एक, जो कि एक दुष्टान घर भी है और ये एक अर्थ घर भी है। और इसलिए एक अर्थ घर होने के नाते जो पैसे का घर है, और खिदमत का घर होने के नाते, और दुष्टान होने के नाते, और तुम्हारी आंतों, तुम्हारे पेट का घर होने के नाते, मतलब जो खाना तुम कमा कर खाते हो या जिंदगी में हासिल करते हो, उसमें तुम्हें इस बात में किफायत करनी है कि तुम अपना पेट कैसे भरते हो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम खिदमत के लिए अपनी कोशिश कहाँ लगा रहे हो। मतलब जिंदगी में तुम्हारी कोशिश दूसरों की खिदमत करने की तरफ होनी चाहिए, ना कि अपने करियर में ऊंचा उठने के लिए, क्योंकि 6ठा घर तुम्हारे करियर की खिदमत का भी है, नौकरी का भी। मतलब कि अक्सर 6ठे घर में केतु वाले लोग दूसरों से भिड़ने या लोगों से लड़ने से बहुत कतराते हैं। कभी कभी उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो इतना मुकाबला करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो इतने मुकाबलाती या कम्पिटिटिव नहीं होते। 6ठे घर में केतु होना तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में स्थिरता के लिहाज से भी अच्छी जगह है, क्योंकि 6ठा घर रिश्तों के टूटने का घर भी है। तो 6ठे घर में केतु तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में अचानक आने वाली बुरी चुनौतियों या मसलों से बचाता है। और अगर मसले होते भी हैं, तो ये शादी की हिफाजत करता है, इस रिश्ते की हिफाजत करता है। हालांकि केतु और क्या करता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मुकाबलाती नहीं हो, कभी कभी तुम अपनी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते, जो 6ठे घर में केतु के साथ कोई बुरी बात नहीं है। मगर कभी कभी ये तुम्हें थोड़ा सुस्त भी कर सकता है, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि तुम कंपनी में किस लिए हो। तो अगर तुम किसी तंजीम में काम कर रहे हो, तो तंजीम के मकसद क्या है, तंजीम की रणनीति क्या है, और उस तंजीम में तुम्हारा किरदार क्या है, इन पर ध्यान दो और निस्वार्थ खिदमत करो। तुम पाओगे कि तुम्हें इस मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, और बिना ज्यादा मुकाबले के जो तुम सामना करोगे, तुम पाओगे कि वक्त गुजरने के साथ तुम्हें फायदा हुआ है।
तो ये करियर में धीमी तरक्की की जगह भी है, मगर फिर से ये राख से उठने की जगह भी है, जहां तुम कभी कभी हार मानने लगते हो कि क्या मैं अपने करियर में आगे बढ़ूंगा, क्या मुझे वो ओहदे मिलेंगे, क्या मुझे प्रमोशन मिलेंगे। मगर अगर तुम डटे रहते हो, अपनी खिदमत देते रहते हो, करियर में उठने या प्रमोशन के बारे में ज्यादा सोचे बिना अच्छा काम करते रहते हो, तो तुम पाओगे कि तुम बहुत अच्छा करोगे। ये तुम्हारे लिए मिली जुली जगह है। हालांकि फायदे पाने और बेहतर नतीजे पाने के लिहाज से ये अच्छी जगह है, खास करके तुम्हारे 36वें साल के बाद, और कुछ लोगों के लिए शायद 40वें साल के बाद। तो ये है छठे घर में केतु का असर। ये तुम्हारे लिए मौके लाएगा, ये तुम्हारे लिए चुनौतियां लाएगा, मगर ये तुम्हें लंबे अरसे तक कामयाबी भी देगा। सातवां घर संगत या कंपेनियनशिप, रिश्तों, साझेदारी और दूसरे लोगों के साथ रोज बरोज काम करने का घर है। ये लग्न के सामने वाला घर है जो खुद आपको दिखाता है। सातवां घर उन तमाम दूसरे लोगों को दिखाता है जिनसे तुम रोज बरोज मिलते हो या जिनसे तुम्हारा रोज बरोज वास्ता पड़ता है, जिनसे तुम रोज बरोज सौदा करते हो। चाहे वो साथी हो सकता है, चाहे वो जीवन साथी हो सकता है, चाहे वो कारोबारी साथी हो सकता है, चाहे वो काम पर तुम्हारी टीम हो, या वो दूसरे साथी हो जिनके साथ तुम काम करते हो, या कोई भी और हर वो शख्स जिससे तुम रोज बरोज सामना करते हो। तो ये सातवें घर की नुमाइंदगी है। सातवें घर में केतु का मतलब है कि तुम्हें अपने जीवन साथी के सहारे पर कम निर्भर रहना है या कारोबार में साथी से कम उम्मीद रखनी है। तो अगर तुम्हारा किसी के साथ कारोबार और साझेदारी है, तो मतलब कोशिश करो और तुम कारोबार में ज्यादा मेहनत डालो और कारोबार से नतीजे के तौर पर कम उम्मीद रखो। ये मत सोचो कि मैं 70% मेहनत डाल रहा हूं, तो 70% मुनाफा मुझे आना चाहिए। तब तुम देखोगे कि तुम गिरावट से गुजरोगे। इसकी वजह यह है कि सातवें घर में केतु का मतलब है तुम पहले यहां रह चुके हो, वो कर चुके हो, और तुम पहले कारोबारी साझेदारी में रहने के फल हासिल कर चुके हो। तुमने अपनी पिछली जिंदगी में उससे ज्यादा फायदा उठाया है, और इसलिए ये जिंदगी दूसरों को देने के बारे में है, ना कि उनसे लेने के बारे में। तो शादीशुदा जिंदगी में इसका मतलब है जीवन साथी के लिए ज्यादा करो और जीवन साथी से कम उम्मीद रखो। अपने साथी या कंपेनियन के लिए ज्यादा करो और कम उम्मीद रखो। अपने पार्टनर के लिए ज्यादा करो और कम उम्मीद रखो। अपने साथियों के साथ ज्यादा मेहनत करो और कम उम्मीद रखो। और जितना हो सके जिससे भी तुम रोज बरोज मिलो, उनकी जरूरतों पर ध्यान दो, ना कि अपनी जरूरत पर। फिर तुम्हारे इस रवैये की वजह से, तुम्हारे इस अंदाज की वजह से, तुम पाओगे कि वक्त गुजरने के साथ हालात बदल जाते हैं। और जब भी केतु मौका देता है, तो वो छलांग लगाकर मौका देता है। मतलब जब तुम साझेदारी, संगत या रिश्ते को बनाने में शुरुआती निवेश डालते हो, क्योंकि सातवां घर रिश्तों का घर भी है, तुम पाओगे कि बाद में रिश्ते, साझेदारियां पलट जाती हैं और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फलदायी हो जाती है। रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं और वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अगर तुम जिंदगी के शुरुआती हिस्से में रिश्ते से ज्यादा उम्मीद करते हो, तो तुम पाओगे कि रिश्ता नहीं टिकेगा, साझेदारी नहीं टिकेगी। जिस कारोबारी साझेदारी में तुम हो वो नहीं टिकेगी, कारोबार नहीं टिकेगा। तो केतु अचानक बदलाव लाने वाला भी है, बिना ये एहसास दिए कि वो बदलाव क्यों आ रहे हैं। अगर तुम होशियार नहीं हो, अगर तुम साझेदारी की कदर भी नहीं करते, तो ये सातवें घर में राहु जैसा नहीं है जहां तुम उम्मीद कर सकते हो और शायद पा भी सकते हो। सातवें घर में केतु कम उम्मीद करने और बाद में अपनी लगन और योगदान के ज्यादा इनाम पाने के बारे में है। तो ये दिमाग में रखो कि सातवें घर में केतु ज्यादा योगदान देने, कम उम्मीद करने के बारे में है। मगर सातवें घर में केतु लग्न के सामने होने के नाते इसका मतलब ये भी है कि एक चीज ऐसी होगी जो केतु सातवें घर में तुम्हें कम देगा। वो या तो तुम्हारे रिश्ते के नतीजे हो सकते हैं, या तुम्हारी संगत के नतीजे हो सकते हैं, या तुम्हारे कारोबार के नतीजे, या कुछ और। तो जब तक तुम अपने आप पर कम ध्यान दोगे, तुम पाओगे कि ज्यादातर मामलों में तुम्हें अच्छे फायदे मिल सकते हैं, मगर एक मामला रिश्तों के लिहाज से जरूर चुनौतीपूर्ण होगा। एक रिश्ता ऐसा होगा जो केतु के सातवें घर में होने पर तुम्हें अक्सर परेशान करेगा। तुम्हें बस उसका ध्यान रखना है और उससे कम उम्मीद रखनी है, और वक्त गुजरने के साथ तुम उससे फायदा पाओगे। आठवें घर में केतु राहु केतु एक्सेस के नजरिए से अच्छी जगह है।
राहु के एक्सिस में अच्छी जगहों में से एक है राहु का दूसरे घर में और केतु का 8वें घर में होना। दूसरी जगह है राहु का 12वें घर में और केतु का 6ठे घर में होना। ये राहु और केतु एक्सिस के लिए कुछ बेहतर जगहें हैं और इसलिए 8वें घर में केतु एक अच्छी जगह है। ये अच्छी जगह है क्योंकि 8वां घर उथल पुथल, रुकावटों, अचानक आने वाले मसलों और चुनौतियों का घर है। तो 8वें घर में केतु तुम्हारी हिफाजत करता है कि अचानक उथल पुथल या चुनौतियों का सामना न करना पड़े। अगर होती भी है तो केतु तुम्हें कम नुकसान पहुंचाएगा, कम उथल पुथल लाएगा। फिलहाल तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा तूफान टूट पड़ा है, इतनी बड़ी उथल पुथल आ गई है, मगर तुम पाओगे कि वक्त गुजरने के साथ ये इतना नुकसानदेह नहीं था, इतना घाटे वाला नहीं था और तुम्हारे लिए पलटना आसान है। 8वें घर में केतु की जगह की वजह से। 8वां घर लंबी उम्र का घर भी है, मतलब केतु तुम्हारी जिंदगी में अचानक आने वाले अंत से तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब तक तुम्हारी जन्म कुंडली में तुम्हारे लग्न में बहुत ज्यादा बुरे ग्रह न हो, केतु तुम्हारी उम्र की थोड़ी हिफाजत करता है। मतलब कि ज्यादातर लोग जिनके 8वें घर में केतु है, उनकी उम्र सामान्य से ज्यादा लंबी हो सकती है। हालांकि 8वें घर में केतु के साथ एक अहम बात यह भी है, कभी कभी साझा मुनाफे के मामले में तुम्हें उससे कम मिल सकता है। तो ये तुम्हारे लिए एक तरह से चेतावनी वाली जगह भी है कि अगर तुम किसी के साथ जायदाद में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो अपने जीवन साथी के साथ हो या किसी और के साथ, तुम्हें उससे कम मिल सकता है। ये वो जगह भी है जहां तुम्हें विरासत में पैसा भी नहीं मिल सकता। मतलब तुम्हारे बड़े, शायद तुम्हारी माँ या पिता या कोई और, तुम्हारे लिए पैसा या मुनाफा या जायदाद छोड़कर जाते हैं, तो विरासत तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। विरासत तुम्हारे लिए आसानी से नहीं मिलेगी। तो जब तक तुम उस पर ध्यान नहीं देते और उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, तुम पाओगे कि कोई विरासत तुम्हारे पास बाद में जिंदगी में कभी न कभी किसी और कोने से आ सकती है। तुम्हें किसी से विरासत मिल सकती है जिसकी तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। तो ये बात दिमाग में रखो। साझा जायदाद से कम उम्मीद रखो, दूसरों से कम उम्मीद रखो। ये सरकारी तंजीमों और गुप्त तंजीमों से बचाने वाली जगह भी है। तो तुम उन तंजीमों से बच सकते हो जो तुम्हारी पीठ पीछे काम करती हैं, जैसे टैक्स एजेंसियां। तो ये टैक्स बचाने के लिए भी अच्छी जगह है, मगर अगर तुम लालची नहीं हो और टैक्स बचाना कायदे के अंदर रहकर करते हो, जब तक तुम उन उसूलों को दिमाग में रखते हो, तुम अच्छा करोगे और तुम कानून की गलत नजर से नहीं बचोगे, जो उसके उलट है जहां 8वें घर में राहु होता है। तो 8वें घर में केतु का फायदा उठाओ, कम उथल पुथल, कम चुनौतियों और जिंदगी में ज्यादा स्थिरता, लंबी उम्र के लिए, मगर साझा जायदाद और साझा निवेश से होशियार रहो। एक मौका जो केतु 8वें घर में होने के साथ लाता है, वो ये भी है कि ये तुम्हें अचानक फायदा दे सकता है जहां रिसर्च या तहकीकात से जुड़े विषय हों। तो अगर तुम किसी चीज में तहकीकात कर रहे हो और तुम अपने उद्योग के किसी खास शोबे में तहकीकात करने में लंबी और कड़ी मेहनत डाल रहे हो, तो तुम पाओगे कि तुम अपने पीछे एक विरासत छोड़ पाओगे, क्योंकि केतु अपने पीछे विरासत छोड़ने की जगह है। तो यहाँ जब तक तुम लंबे अरसे तक लंबे वक्त कड़ी मेहनत करते हो, तुम कुछ ऐसा कर पाओगे, कुछ हासिल कर पाओगे, इस अंदाज में योगदान दे पाओगे कि तुम अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाओगे। तो ये है 8वें घर के लिहाज से केतु की अच्छी जगह। 9वां घर लंबी दूरी के सफर का घर है, दूसरी संस्कृतियों के लोगों से मिलने और उनसे जुड़ने का घर है, तुम्हारे पिता का घर है, गुरुओं का घर है, ऊंची तालीम का घर है और फायदे का घर भी है, सबसे अहम फायदे के घरों में से एक, और ईमान और किस्मत का घर भी है। 9वें घर में केतु बहुत ही रूहानी या स्पिरिचुअल जगह है, क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान जिंदगी के रूहानी पहलुओं की तरफ भी खींचता है। तो कुछ हद तक ये केतु के मीन राशि में होने जैसा है, क्योंकि 9वां घर और 12वां घर दोनों पर बृहस्पति की हुकूमत है। तो ये अच्छी जगह है क्योंकि ये तुम्हें दूसरों के लिए ऊंची तालीम हासिल करने में भी मदद करता है। तो अपनी डिग्रियां लेना या ज्यादा रूहानी होना या दूसरों की अपनी ऊंची तालीम से मदद करने के लिए ऊंची तालीम हासिल करना। तो अगर तुम न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो, तुम साइंटिस्ट हो और तुम साइंटिस्ट होने की ऊंची काबिलियत हासिल करते हो या जिंदगी के किसी शोबे या उद्योग में माहिर बनते हो, तो ये उस शोबे में, उस खास विषय में समाज की,
आम समाज की भलाई के लिए ऊंचे योगदान की जगह है, ना कि अपने लिए इतना। तो ऊंची तालीम को और योगदान देने के लिए इस्तेमाल करना और उसके जरिए अपने पीछे एक विरासत छोड़ना, ये है 9वें घर में केतु की जगह। यहाँ शुरू में तुम्हें गुरुओं के साथ आसानी से घुलना मिलना थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, या गुरुओं का तुम में दिलचस्पी लेना, या गुरुओं का तुम्हारी तारीफ करना। और तुम जानते हो, बहुत सारे लोग तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं कि तुम खुद एक गुरु हो। कभी कभी पिता की मौजूदगी तुम्हारे लिए नुकसान की वजह भी बन सकती है, जहां तुम पिता के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पाते, या पिता मौजूद नहीं हो सकते, या तुम और पिता के बीच दूरी हो सकती है। हालांकि तुम देखोगे कि जब तक तुम अपने खानदान के उसूलों और कदरों पर डटे रहते हो और जो पिता ने सिखाया है, लंबे अरसे में तुम पाओगे कि तुम हालात को सुधार पाओगे। जब तक तुम दूसरों के लिए काम करने पर, दूसरों के लिए योगदान देने पर, दूसरों के लिए अपनी ऊंची तालीम का इस्तेमाल करने पर और अपने गुरुओं और पिता का आदर करने पर ध्यान देते हो, तो ये गुरुओं और पिता का आदर करने के लिहाज से थोड़ी मुश्किल जगह है, क्योंकि तुम खुद बहुत सारा इल्म हासिल कर लेते हो और तुम्हें बहुत ऊंची तालीम मिल जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी तुम अपने आप पर ध्यान देने लगते हो। तो जब तक तुम इस बात से वाकिफ हो और तुम खबरदार रहो कि तुम इस जाल में नहीं फंसना चाहते, ये रूहानी उत्थान, रूहानी बुलंदी के लिए अच्छी जगह है और तुम्हें इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। सिवाय इसके कि जब तुम 9वें घर में केतु के साथ लंबी दूरी का सफर करने की कोशिश करते हो, तो ये तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकता। तुम्हें उस मौके के आने से पहले 2 या 3 कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। ये दूसरी संस्कृतियों के लोगों से आसानी से फायदा न मिलने की जगह भी है। कभी कभी ये तुम्हें धर्म से भी दूर रखता है। तुम बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं हो सकते। तुम पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं से जुड़ी तरह तरह की सरगर्मियों में ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकते। यहाँ केतु की जगह ज्यादा रूहानी है। तुम खुदा बुजुर्गवार से सीधे जुड़ना चाहते हो, उस एनर्जी को महसूस करने के लिहाज से, ना कि क्रियाओं या रस्मों के जरिए। तो ये रूहानी नजरिए से अच्छी जगह है, दुनियावी नजरिए से भी अच्छी है। तो ये बात दिमाग में रखो और कोशिश करते रहो अपने पीछे एक विरासत छोड़ने के लिए। जितनी हो सके उतनी ऊंची तालीम हासिल करते रहो और तुम पाओगे कि तुम एक मजबूत विरासत छोड़ने की जगह पर हो, जहां लोग तुम्हारे काम के लंबे अरसे बाद भी तुम्हें याद रखेंगे। 10वां घर तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे रोज बरोज के कामों का घर है और ये क्रियमान कर्म का घर भी है। वो कर्म जो तुम्हारे लिए तय किया गया है, जिस पर तुम्हें इस जिंदगी में ध्यान देना है और करना है। इसका एक हिस्सा तुम्हारे प्रारब्ध कर्म से निकाला गया है, जो खुद तुम्हारे संचित कर्म से निकाला गया है। तो क्रियमान कर्म का मतलब है लगातार की जाने वाली क्रिया। तो ये केतु के लिए अच्छी जगह है। जब तक तुम लगातार क्रिया करते हो, अपने कर्म पर ध्यान देते हो, अपने करियर या काम में अपने फायदे के लिए या अपने उद्योग या काम की तंजीम में ऊंचे ओहदों की तलाश में नहीं, बल्कि जिस मैदान में तुम काम कर रहे हो उसमें ऊंचा हासिल करने की कोशिश के मामले में ज्यादा। तो अगर तुम मसलन किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जिससे कंपनी का रुतबा, कंपनी का मार्केट शेयर ऊपर उठे, तो तुम पाओगे कि तुम्हें इससे बेहतर फायदे मिलेंगे। ये वो जगह भी है जहां कभी कभी मैनेजर और सुपरवाइजर तुम्हारा पूरा साथ नहीं दे सकते, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। तो तुम्हें अपने बॉस के साथ रिश्ता बनाने में वक्त लगता है और अपने बॉस से तुम्हारे काम की कद्र करवाना आसान नहीं होता। हालांकि अगर तुम अपने काम पर ध्यान देना जारी रखते हो और तुम ये काम खुदा बुजुर्गवार, खुदा की ऊर्जा पर छोड़ देते हो कि वो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दे, तो लंबे अरसे में ये बेहतरीन जगह है जहां तुम उद्योग के लिए ही एक विरासत छोड़ जाते हो, सिर्फ अपने मैनेजरों और सुपरवाइजरों के लिए नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने मैनेजरों और सुपरवाइजरों के साथ उस मैदान में नहीं जम पाते जहां वो काम कर रहे हैं या तंजीम में। हालांकि बाद में वो अपने उद्योग में ऐसी मजबूत विरासत छोड़ जाते हैं कि उनके अपने मैनेजर और सुपरवाइजर उनके कंधों पर बैठकर उनके लिए सिर उठाते हैं उस मजबूत विरासत के लिए। तो कुल मिलाकर अच्छी जगह है धीरे धीरे फायदा पाने और धीरे धीरे ऊपर उठने के लिए। ये आसान प्रमोशन पाना, आसानी से वो ओहदे पाना जो तुम चाहते हो, आसानी से उस टीम में शामिल होना जो तुम चाहते हो,
थोड़ा मुश्किल बना सकता है। तो ये जद्दोजहद वाली जगह है, मगर फिर से जब तक तुम किसी खास मकसद के लिए काम कर रहे हो, तुम जिंदगी के किसी खास शोबे के लिए और दूसरे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, दूसरों के लिए योगदान देने के लिए, तुम पाओगे कि वक्त गुजरने के साथ केतु तुम्हें जरूर इनाम देता है। केतु तुम्हें एक अचानक मौका या उठने और बहुत ऊंचा जाने का मौका देगा, एक स्प्रिंगबोर्ड की तरह, या उससे कहीं बेहतर ओहदा, या कहीं बेहतर तंजीम, कहीं ज्यादा तनख्वाह। मैंने लोगों को अपनी जगह से बहुत कम पाने से 2-4 गुना ज्यादा और कहीं ऊंचे ओहदे 2-3 साल के अंदर पाते देखा है, जब वो डटे रहते हैं, हार नहीं मानते और मेहनत करते हैं। तो ये है 10वें घर में केतु की जगह के बारे में। 11वां घर सामाजिक ताल्लुकात और सामाजिक नेटवर्क का घर है, और तुम कैसे बड़े समाज से जुड़ते हो और कैसे उसके साथ घुल मिल पाते हो। और ये बड़ी तंजीमों में काम करने की जगह भी है और जिंदगी में अपने से कहीं बड़े मकसदों के लिए काम करने की भी जगह है। तो जो लोग बड़े मकसदों या बड़े कारणों के लिए काम करते हैं, जैसे अमन, मौसमी बदलाव, बच्चों की भलाई, या भ्रष्टाचार के खिलाफ, या दुनिया के व्यापारिक तंजीमों की उन नीतियों के खिलाफ जो गरीब मुल्कों के हक में नहीं है, तो एक बड़े कारण के लिए, एक बड़ी तंजीम के लिए, बड़े समाज के लिए काम करना और उसका सहारा देना, अपने से कहीं कहीं ज्यादा, अपनी कंपनी से कहीं ज्यादा, अपने छोटे से घेरे या अपने मोहल्ले या अपने मुल्क से भी कहीं ज्यादा, ये 11वें घर की जगह है। और इसलिए 11वें घर में केतु इस बात के लिहाज से बहुत ही अहम जगह है कि तुम दूसरों के लिए कितना योगदान दे सकते हो। ये उन लोगों की जगह भी है जो हाथों में पोस्टल ये सड़कों पर निकल पड़ते हैं और उन बड़ी तंजीमों के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं जो गरीबों का ख्याल नहीं रख रही, बेसहारा लोगों का ख्याल नहीं रख रही। तो बड़े कारणों के लिए काम करने और ज्यादा करने के लिए ये अच्छी सहायक जगह है। ये उन लोगों के लिए मजबूत जगह है जिन्होंने अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ी है कि उन्होंने किस तरह किसी और से कहीं ज्यादा योगदान दिया। बहुत से नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल शांति पुरस्कार या साहित्य के लिए, खास करके जहां उन्होंने दूसरों के लिए योगदान दिया हो, वहां केतु का 11वें घर में होना है। सिर्फ दूसरों से इनाम पाने या शुक्रिया पाने या पहचान पाने से ही नहीं, बल्कि अपनी ईजादों, अपनी खोजों के लिए याद किए जाने के लिए भी केतु का 11वें घर में होना है। जब 11वें घर में केतु हो तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विरासत, किसी और से कहीं बड़ी जो तुम छोड़ सकते हो। तो तुम्हें इसका सबसे अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब अगर तुम समाज की बड़ी समस्याओं के लिए काम कर रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे, तो तुम्हें समाज से बाद में बहुत बेहतर फायदे मिल सकते हैं जब तुम उस हद तक योगदान दे चुके हो। तो ये महानता की जगह है। जब 11वें घर में केतु हो तो उस जगह का इस्तेमाल करो। हालांकि तुम पाओगे कि समाज और अपने आसपास के लोगों से आसानी से पहचान नहीं मिलती। तुम्हें संघर्ष करना पड़ सकता है, तुम्हें संसाधन जुटाने, सहारा पाने, किसी का भरोसा हासिल करने के लिए लड़ना पड़ सकता है इससे पहले कि तुम बड़ा बनो। तो डटे रहो और तुम पाओगे कि महानता बस कोने में है। तो ये है 11वें घर में केतु की जगह। और अब बात करते हैं 12वें घर की। केतु 12वें घर में घर जैसा महसूस करता है और ये राहु और केतु के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कुछ लोगों को लगता है कि ये राहु केतु दूसरे और 8वें घर की धुरी से भी बेहतर जगह है, जैसे राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में। राहु का 6ठे घर में और केतु का 12वें घर में होना भी बहुत ही करामाती या कर्मिक जगह है। एक शानदार जगह जहां राहु तुम्हें 6ठे घर में खिदमत करने की ऊर्जा देता है, जबकि केतु 12वें घर में उसे मोक्ष, आखिरी निजात की तरफ ले जाता है। और इसलिए बहुत से श्लोकों और बहुत सी प्राचीन पुस्तकों में केतु के 12वें घर में होने को मोक्ष की जगह, निजात की जगह बताया गया है, और दुनिया में कुछ ऐसा करने की जगह जो तुम्हारा कर्मिक ऋण या कर्मों का बोझ हटा ले, तुम्हारे कर्मिक ऋण को नकार दे और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से अगले स्तर पर उठा दे। ये उस जगह से बस एक कदम दूर होने की जगह है जहां खुदा ए बुजुर्गवार, खुदा की ऊर्जा के साथ होना है। तो ये एक मजबूत जगह है। हालांकि कोई गारंटी नहीं है। 12वें घर में केतु तुम्हें समाज से बहुत सारे फायदे पाने से रोक सकता है, मगर ये तुम्हें अचानक होने वाले नुकसान, अचानक होने वाली मुश्किलों से भी बचाएगा।
उथल पुथल तुम्हारे पास आ भी सकती है, मगर उथल पुथल तुम्हारे पास एक चुनौती के बजाय एक मौके के तौर पर आ सकती है, क्योंकि मौका तुम्हारे लिए आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का है। तो कभी कभी ये वो जगह भी है जहां तुम जहां भी हो अकेला महसूस करते हो, तुम जहां भी हो अलग थलग या आइसोलेटेड महसूस करते हो। तो कभी कभी ये विदेश जाने या विदेश में अच्छा करने का जादू छीन लेता है, या अगर तुम विदेश जाते हो तो कभी कभी उससे ज्यादा हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये वो जगह है जहां विदेशों से फायदा पाना आसान नहीं है, जन्म स्थान से बहुत दूर शहरों से फायदा पाना आसान नहीं है, बहुत सारा पैसा पाना और आराम की जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। हालांकि ये तुम्हें वैवाहिक आनंद की अनावश्यक और बेकार की लिप्सा से भी दूर रखता है, क्योंकि 12वां घर घनिष्ठता या इंटीमेसी की जरूरत का घर भी है। बहुत से लोगों के लिए जिंदगी के आखिरी हिस्से में, जब तक तुम इस बात पर ध्यान देते हो कि केतु तुम्हारे लिए क्या ला रहा है, दूसरों का सहारा बनने और दूसरों के लिए ज्यादा करने के मामले में ये अच्छी जगह है। तो अगर माल पर ध्यान नहीं है तो केतु फिर भी तुम्हें माली फायदे दे सकता है। अगर ध्यान दूसरों से फायदा पाने पर ज्यादा नहीं है तो केतु फिर भी तुम्हें फायदे दे सकता है और केतु तुम्हें खिदमत करने के मौके देगा। ये किसी भी और जगह से दूसरों की खिदमत करने के लिए कहीं बेहतर जगह है, और एक ही बार में पूरा कर्मिक ऋण उतार फेंकने के लिए, दूसरों के लिए अपनी चीजें त्यागने की जगह, दूसरों के लिए अपनी खुशी त्यागने की जगह, यहाँ तक कि अपना सुकून त्यागने की जगह, और उसके जरिए खुशी और सुकून और मोक्ष का वादा पाने की जगह। ये है 12वें घर में केतु। सबसे आसान जगह नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये सच में चुनौती देता है। 12वें घर में केतु सच में चुनौती देता है, सच में हिला देता है, क्योंकि तुम्हारे लिए अगला कदम आखिरी दहलीज है। तो कभी कभी ये जगह बहुत आसान नहीं होती। हालांकि ये एक अच्छी जगह है जो तुम्हें सुर्खियों में रखती है। 12वें घर में केतु के साथ मतलब के ध्यान तुम पर है। लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कैसे योगदान दे सकते हो, और तुम दूसरों के लिए कैसे कुछ हासिल कर सकते हो। तब केतु तुम्हें जरूर ऊपर उठाएगा। आध्यात्मिक उत्थान का वादा हमेशा है, हालांकि गारंटी नहीं है। तो ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है कि तुम 12वें घर में केतु का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करते हो और अपनी जिंदगी में आखिरी उत्थान कैसे पाते हो, जो कि आत्मा का उत्थान है। तो दोस्त, ये है 12वें घर में केतु की जगह, तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो। तो ये है 12 घरों में केतु की जगहें। इनमें से हर एक अपनी चुनौतियां, अपने मौके लाता है, मगर अलग अलग नतीजे भी जो तुम्हारे सामने आते हैं। इनमें से हर एक उन जगहों पर तुम्हारे कर्म ऋण को कम करने में भी मदद करता है। इनमें से हर एक तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी न कभी अचानक फायदा पाने में भी मदद करता है। हालांकि शुरू की चुनौतियों, शुरू की उथल पुथल, शुरू की मुश्किलों के साथ भी, मगर किसी भी घर में केतु की हर जगह, जब तक तुम उस दिशा में काम करते हो, तुम्हें फायदे देगी, तुम्हें कर्म का एक बेहतर हिस्सा देगी और किसी भी दूसरी जगह से तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान से बेहतर फायदे देगी। तो दोस्तों, अपनी अपनी जगह देखो, तुम्हारी कुंडली में केतु किस घर में बैठा है। देखो कि क्या उसका लग्न या 12वें घर या दूसरे मोक्ष घरों से कोई ताल्लुक बन रहा है, यानी चौथे और 8वें। तो तुम्हारे लिए कोई वादा है, अगर गारंटी नहीं, कि तुम उन क्षेत्रों में जिंदगी में ज्यादा हासिल कर सकते हो, वक्त गुजरने के साथ ज्यादा नतीजे पा सकते हो, और कौन जाने तुम्हें आखिरी आध्यात्मिक उत्थान मिले जो मोक्ष है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें पता चले कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा रहनुमा इरफान फिलहाल इजाजत चाहता है। नमस्कार।